हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के बारे में। यूनिट नंबर 10 का ही एक सब टॉपिक है ये, MPPSC प्री का यूनिट नंबर 10 का टॉपिक है ये। तो चलिए देखते हैं नीति आयोग क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री इसकी ऐसी है कि आपको पता होगा कि नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू 1950s में इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स जो थे, नेहरू जी जो थे और पहली जो कैबिनेट थी, उसके बाद की जो कैबिनेट थी, वो सोवियत एरा का जो या ऐसा कहें कि सोवियत मॉडल जो था डेवलपमेंट का, प्लान्ड डेवलपमेंट जो था, सोवियत एरा का जो मॉडल था प्लान डेवलपमेंट का, उससे बहुत प्रभावित थे। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, इसीलिए हमारे 5 ईयर प्लान चलते थे पहले। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो इन्हीं 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। ये 1950 में बनाया गया था और इसका काम था कि जो 5 ईयर प्लान्स जो हैं उनको तैयार करना, पॉलिसीज़ को तैयार करना, और उसमें क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं गवर्नमेंट की, इस 5 ईयर प्लान में हमको किस सेक्टर पे फोकस करना है, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में किस सेक्टर पे फोकस करना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग कमीशन का काम थी। प्लानिंग कमीशन जो थी उसमें स्टेट का भी भागीदारी थी। स्टेट के भी CMs होते थे और यूनियन टेरिटरीज़ के भी एडमिनिस्ट्रेटर या जो LG हैं या गवर्नर हैं वो होते थे, लेकिन इतने ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते थे। वो मेनली जो प्लानिंग कमीशन के जो यूनियन गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे या फिर मिनिस्टर्स जो होते थे, वही प्लानिंग कमीशन में रहकर ज़्यादातर पॉलिसीज़ को अफेक्ट करते थे और वही ज़्यादातर इन्फ्लुएंस रखते थे प्लानिंग कमीशन में। बट एनी हाउ 70 ईयर्स तक, यानी लगभग 7 डिकेड्स तक ये प्लानिंग कमीशन सक्सेसफुली काम करता रहा। और इंडिया को 1947 में, इंडिया जहाँ पर था एक अंडर डेवलप्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, वहाँ से 2020 में या 2014 तक इसको एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पर बनाने में प्लानिंग कमीशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बट उसके बाद मोदी जी आए 2014 में। उन्होंने नया एक इंस्टीट्यूशन बनाया जो कैबिनेट थी। कैबिनेट ने रेजोल्यूशन निकाला और 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग की स्थापना की 1 जनवरी 2015 से। यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखने लायक हैं। क्या है वो? पहली चीज़, प्लानिंग कमीशन को सबसीड किया किसने? नीति आयोग ने। रिप्लेस किया किसने? नीति आयोग ने। कब किया? 1 जनवरी 2015 को। कैसे किया? कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन लाकर बनाया इसको। ओके, तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये बना है कैबिनेट के रेजोल्यूशन से। नीति आयोग को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नीति आयोग का जिक्र नहीं है। मतलब ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, असंवैधानिक बॉडी है। दूसरा, नीति आयोग को बनाने के लिए कोई लॉ, एक्ट या विधेयक पारित नहीं किया गया। ओके, कोई विधेयक नहीं आया है कि संसद ने कोई विधेयक पारित करके नीति आयोग को बनाया हो, कोई लॉ लेके आई हो उसके बाद बनाया हो, ऐसा नहीं है। ये केवल सिंपल कैबिनेट का एक रेजोल्यूशन आया और उसके थ्रू इसको बनाया गया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही ये विधायी एक बॉडी है, ना ही ये एक संवैधानिक बॉडी है। ये केवल एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा सकता है इसको, यानी संविधान के बाहर का एक बॉडी है ये नीति आयोग। ओके,
आगे देखते हैं। इसको फेमसली पॉलिसी, इसको जो है थिंक टैंक ऑफ, फेमसली नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका काम ही होता है गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बना रही है उसके बारे में स्टडी करना और रिसर्च करना और डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको सपोर्ट करना, या फिर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है तो वो सजेस्ट करना। तो ये पॉलिसी थिंक टैंक की तरह काम करता है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इसको कहा जाता है पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका देख लेते हैं हम कंपोजिशन। नीति आयोग कोई एक ऑफिसर तो होता नहीं है, एक पूरा कंप्लीट इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें बहुत से ऑफिसर्स होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसके कंपोजिशन में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आता है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन होते हैं एक, जो कि अभी अभी चेंज हुए हैं, पहले राजीव कुमार थे, अभी दूसरे वाइस चेयरमैन बन चुके हैं। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 3 या 4 मेंबर्स फुल टाइम होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हैं कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, कॉमर्स मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हो गए, डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए, इनमें से ही किसी भी 4 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे। इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। एक सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो जो नीति आयोग की जो भी पॉलिसीज़ बनाता है या जो रिसर्च करता है वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का काम होता है इनका। ये है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ये करंट में सीईओ हैं नीति आयोग के। उसके बाद कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, ये भी मिनिस्टर हो सकते हैं या फिर कोई ज्ञाता हो सकते हैं, कोई विद्वान हो सकते हैं किसी फील्ड में, कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई लीडिंग इंडस्ट्रियल मैग्नेट हो सकते हैं। कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी हो सकते हैं, किसी फेमस इंस्टीट्यूशन के या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ले सकते हैं आप, कोई बड़े अर्थशास्त्री को ले सकते हैं, इस तरह से। तो ये जो है अपना नीति आयोग में इतने लोग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं 3-4, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 4 मिनिस्टर्स हो सकते हैं उसमें, सीईओ होते हैं जो कि आज अमिताभ कांत हैं, और स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, कोई भी मिनिस्टर्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स भी ले सकते हैं जो बचे हुए हों जिन्हें यहाँ ना लिया गया उनमें से कुछ को यहाँ ले सकते हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर हो सकते हैं, या फिर अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं लीडिंग, या फिर कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, अर्थशास्त्री हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गई कंपोजिशन, हमने देख ली है पूरी नीति आयोग की। एक और इम्पोर्टेंट बॉडी होती है नीति आयोग में, वो होती है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल क्या होती है? गवर्निंग काउंसिल एक बॉडी होती है जिसमें सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या गवर्नर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल बहुत बड़ी बॉडी होती है जिसमें लगभग 30 या 35 सदस्य होते हैं, क्योंकि सारे CMs आएंगे इसमें, और यूनियन टेरिटरीज के भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर LLGs हैं वो भी आएंगे इसमें। तो ये यहाँ पे जो है नीति आयोग एक फेडरल इकाई बन जाता है। कैसे? इसमें हमने अभी देखा प्राइम मिनिस्टर हैं, मेंबर्स हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये तो यूनियन लेवल के हो गए। और इसमें स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे पार्ट लेगी, वो गवर्निंग काउंसिल के थ्रू अपना भागीदारी निभाएगी। ओके, तो गवर्निंग काउंसिल के थ्रू स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, वो अपनी भागीदारी निभाती हैं नीति आयोग में। ओके, जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें इनपुट देने का काम होता है, वो गवर्निंग काउंसिल के थ्रू स्टेट की बॉडीज़ देती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस पे नज़र डाल लेते हैं।
क्या है फंक्शंस नीति आयोग के? मेनली इसके 4 फंक्शंस होते हैं। एक तो पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क, जैसा हमने अभी देखा, पॉलिसी इनपुट देना कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, पॉलिसी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, किस सेक्टर के लिए आप पॉलिसी बना सकते हैं, हमारे आगे का प्लान क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी डेवलपमेंट की, इकोनॉमी की। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो अभी 21-22 के बजट में निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस की है, उस पॉलिसी में नीति आयोग ने इनपुट दिया है अपना, कैसे मोनेटाइज करें, कैसे असेट को मोनेटाइज करना है, किस असेट को मोनेटाइज करना चाहिए हमको। न्यू इंडिया @75, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म में ये नीति आयोग ने एडवाइस की है कि 2075 में इंडिया को एक लीडिंग पावर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये स्टडी भी नीति आयोग ने की है और ये काम उसका है, ये उसका मैंडेट है, उसको ये करना है। यही पॉलिसी बनाने का काम तो है नीति आयोग का। नेक्स्ट, PLI स्कीम भी जो अभी आई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसमें भी अपना इनपुट दिया है, किस सेक्टर में यूज़ करना चाहिए, क्या फ़ायदे होंगे इसके। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है हमारा, 1 साल तक चलेगा जो लगभग, वो चीज़ भी उसमें भी नीति आयोग ने अपना इनपुट दिया है। तो ये चीज़ें पॉलिसी इनपुट में आ जाती हैं नीति आयोग के फंक्शंस में। सेकंड है इसका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है ये नीति आयोग? कैसे? जो स्टेट्स हैं उनको मदद करता है उनकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन में। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमारे यहाँ एक पॉलिसी है नीति आयोग की 7E करके, ओके। ये पॉलिसी, इसमें जो है, इसको हम आगे भी देखेंगे, ये जो है मेनली स्कूल एजुकेशन जो है स्टेट्स में, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको और ज़्यादा बेहतर हो सके उसके लिए स्टेट्स को सहायता मुहैया कराता है नीति आयोग। कैसे कराता है? 7E जो है इसमें इसने 3 स्टेट्स को सिलेक्ट किया है। इन 3 स्टेट्स में एक झारखंड है, एक MP भी है और एक उड़ीसा है। तो इन 3 स्टेट्स में स्कूल एजुकेशन के सेक्टर में नीति आयोग काम कर रहा है। तो ये एक इसका स्टेट्स को हेल्प कर रहा है ये, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया। इसका एक फंक्शन ये भी है। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन। इसका क्या मतलब है? जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट रन कर रही है अभी, जो भी पॉलिसीज़ हैं, मान लीजिए हेल्थ सेक्टर में है या एजुकेशन सेक्टर में है या फिर मनरेगा चल रहा है या फिर आयुष्मान भारत चल रहा है या फिर एजुकेशन सेक्टर में हमारा ये अपना मिड डे मील स्कीम चल रही है, इन चीज़ों को एवेल्यूएट करना और मॉनिटर करना, ये भी इसका काम है। और एवेल्यूएट और मॉनिटर करेगा तो बहुत सी रिपोर्ट्स के थ्रू करता है। आपने सुना होगा नीति आयोग की आज ये रिपोर्ट आई है, नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स आया है ना, बहुत से इंडेक्स आते हैं। तो इन इंडेक्स के थ्रू ये क्या करता है, जो भी स्टेट्स में इनोवेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी चल रही है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, पुअर हो रहा है या अच्छा हो रहा है, ये रिपोर्ट जो है उसको दिखाती हैं। तो इस तरह से जो भी पॉलिसीज़ करंट में रन हो रही हैं उनको इवेल्युएट करता है नीति आयोग। बहुत सी इंडेक्स रिपोर्ट्स देखते हैं, जैसे इनोवेशन इंडेक्स हो गया, जैसे वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया, इस चीज़ की, इस तरह की रिपोर्ट्स के थ्रू ये मॉनिटरिंग भी करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी करता है, पॉलिसी इनपुट भी देता है, और चौथा थिंक टैंक की तरह काम करता है। कैसे थिंक टैंक? डेटा इंटरप्रिटेशन करता है, डेटा हैंडलिंग करता है, रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा देता है और ख़ुद भी रिसर्च और इनोवेशन करता है, डेटा कलेक्शन करता है, उसको डेटा कलेक्शन को प्रोसेस करता है, जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उससे वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट उनको पॉलिसी में यूज़ करती है। इस तरह से ये थिंक टैंक और नॉलेज हब की तरह भी काम करता है। ओके, तो ये हो गए सारे फंक्शंस नीति आयोग के। पहला हो गया पॉलिसी बनाना, दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में स्टेट्स की मदद करना, तीसरा हो गया मॉनिटर करना, एवोल्यूशन करना जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, चौथा डेटा इंटरप्रिटेशन, रिसर्च, इनोवेशन, डेटा हैंडलिंग और नॉलेज बेस्ड
इनोवेशन को बढ़ावा देना। ओके, ये नीति आयोग का न्यू इंडिया 75 का लोगो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, प्रोग्राम्स। नीति आयोग के कुछ प्रोग्राम्स भी हैं, नीति आयोग जिन्हें रन करता है। देख लेते हैं क्या है वो प्रोग्राम्स। पहला एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है, नीति आयोग ने क्या किया है, जो भी है डेटा इंटरप्रेट करके और जो भी नई डिस्ट्रिक्ट्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, लगभग 750 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी भी हैं जो बहुत ही पिछड़ी हैं, मान लीजिए बिहार की बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एमपी की भी कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत पिछड़ी हैं। उन पिछड़ी हुई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको नीति आयोग ने चिन्हित किया और उनमें से 112 डिस्ट्रिक्ट्स निकाली ऐसी जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हैं। उन पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इसने कुछ टारगेट्स बनाए, कुछ पॉलिसीज़ बनाई। उसी प्रोग्राम को हम बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है मेनली बेस्ड है 3 चीज़ों पर, जो क्या है वो है 3 चीज़ें, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन, यानी 3 C's। अब देख लेते हैं ये क्या है। कन्वर्जेंस, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई एक ज़िला है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें पॉलिसी बनाने का जिम्मा 3 लोगों के पास हो सकता है मेनली। कौन कौन हो सकते हैं वो, एक तो लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, एक स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। अब इन तीनों गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि इसकी पॉलिसी, लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग दिशा में भाग रही है, स्टेट की अलग जगह भाग रही है, सेंट्रल की पॉलिसी कुछ दूसरी जगह को टारगेट कर रही है। तो कन्वर्जेंस का मतलब यही है कि ये तीनों लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं, लोकल, स्टेट और सेंट्रल, ये तीनों जो पॉलिसी बनाएंगे उनका एक ही एम होना चाहिए, यानी एक ही लक्ष्य हो। जो भी तीनों पॉलिसी बनाएं, सारी पॉलिसीज़ का एक ही लक्ष्य हो, इसका एम ये है। और सेकंड सी का मतलब है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट बेस पर कोलैबोरेशन का मतलब होता है जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही हैं उनको, या तो फिर पॉलिसी को कौन इम्प्लीमेंट करता है, या तो ज़िले का डीएम इम्प्लीमेंट कराता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें कम्युनिटी इम्प्लीमेंट करती है, यानी पूरा समाज ही मिलकर इम्प्लीमेंट करता है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या एनजीओज होते हैं, तो वो कहते हैं। तो कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा है, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे या फिर और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जो भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, चाहे डीएम हो या कम्युनिटी हो, उनमें कोलैबोरेशन करना है। मतलब वो दोनों मिल के काम करें, जिससे कि जो भी इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकें। तो ये काम, इसका मतलब है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का ये है मतलब। तो हमने देख लिया कन्वर्जेंस, मतलब जो भी पॉलिसी बना रहा है सारी पॉलिसी बने एक ही लक्ष्य की तरफ टारगेट करें वो। दूसरा देख लिया कोलैबोरेशन, जो भी इन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है उनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। और तीसरा है कंपटीशन। अब कंपटीशन जो है यहीं से आता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि भाई ये 112 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये आपस में ही एक कंपटीशन करें। जैसे मान लीजिए एजुकेशन के सेक्टर में देख लेते हैं हम, ये 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 112 डिस्ट्रिक्ट्स, ये एजुकेशन के सेक्टर में आपस में कंपटीशन करें कि कौन हमसे एक से ज़्यादा अच्छा कौन ज़्यादा अच्छा निकल सकता है, कौन ज़्यादा अच्छे से पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और इसके लिए नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग जो है हर महीने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की एक रैंकिंग जारी करता है हर महीने, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स ने किस सेक्टर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे एजुकेशन के सेक्टर में मान लीजिए पटना ने ज़्यादा अच्छा किया है, नीचे हमारे यहाँ विदिशा नहीं कर पाया है, तो मान लीजिए पहले पे पटना जाएगा, सेकंड रैंक विदिशा की जाएगी, ऐसी थर्ड फोर्थ रैंक जाती रहेगी। ये हर महीने रैंकिंग निकालता है नीति आयोग, जिससे क्या होता है, जो हमारी
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने का। तो ये हो गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। और इस डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनकी किन किन सेक्टर पर ध्यान दिया गया है वो ये है, हेल्थ पर और न्यूट्रिशन पर, बच्चों का न्यूट्रिशन, हेल्थ, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है हेल्थ का, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल्स हैं कि नहीं, आंगनबाड़ीज़ हैं कि नहीं, इन चीज़ों को ध्यान दिया गया है। एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज अगर नहीं हैं तो कैसे उनको बनाया जा सकता है, और अगर हैं तो उन्हें कैसे संभालना है, मेंटेन करना है, कैसे पुनर्जीवित करना है। कुछ वाटर रिसोर्सेज ख़राब हो चुके हैं, कुछ तालाब हैं जैसे या टैंक हैं जो डिलेपिडेटेड कंडीशन में हैं, उनको कैसे हमको रिजुवनेट करना है, पुनर्जीवित करना है। ये एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। फोर्थ है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें क्रिएट फैसिलिटीज़, लोगों को अपना ह्यूमन कैपेसिटी डेवलप करना, उनको नई नई स्किल सिखाना और उनको ज़्यादा अच्छे से लोन मिल सके, उस चीज़ पे ज़्यादा डेवलपमेंट पे काम करना। पांचवा है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स रोड है, सड़क है, पानी है, हर घर जल आ रहा है घर में आपके, टैप्ड वाटर है, नल है घर में या नहीं है, इन चीज़ों को, जिससे कि ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिल सके। ये 5 चीज़ें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सुधारने का काम किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा, और ये है इसका प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2018 में स्टार्ट किया गया था, 3C पे काम करता है ये। ओके, ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन। ये भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है नीति आयोग का। इस प्रोग्राम का मतलब है छोटी उम्र से ही जो बच्चे हैं उनको उनके अंदर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना। अटल इनोवेशन मिशन, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एम। इस प्रोग्राम का ये मकसद है कि जो भी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बच्चे स्कूल में हैं, स्कूल में ही क्या करेंगे, अटल टिंकरिंग लैब खोल देंगे हम। अटल टिंकरिंग लैब खोलेंगे हम, जिससे क्या होगा, बच्चे स्कूल में ही जो है लैब में जाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे नए नए, उन्हें इनोवेशन का उनके अंदर भावना जागृत होगी, आगे जाके वो पीएचडी करेंगे, पीएचडी के बाद वो साइंटिस्ट बनेंगे, हो सकता है कुछ इनोवेशन कर दें नई। तो ये जो है पूरा रूट जो है, ये एम का जो है, अटल इनोवेशन मिशन का है, जो है टारगेट है। ये आप देख रहे होंगे ये बच्चे कर रहे हैं, ये अटल टिंकरिंग लैब, इसका काम ही है क्यूरियोसिटी और इनोवेशन को बढ़ावा देना यंग माइंड्स में, स्कूल लेवल पर ही बच्चों में एक्सपेरिमेंट को लेके, जो कि हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप की होती है, उसको लेके उनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा करना। ये है अटल इनोवेशन मिशन का टारगेट। इसका ये हो गया अपना स्कूल लेवल का सेक्शन। अटल इनोवेशन मिशन का दूसरा जो है वो टारगेट करता है कॉलेज स्टूडेंट्स को, हायर एजुकेशन जो चल रहा है उन बच्चों को टारगेट करता है ये। कैसे, अटल इंक्यूबेशन सेंटर से। अटल इंक्यूबेशन सेंटर सिटीज़ में खोले जाने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें खोले जाएंगे, और ये इसका क्या काम रहेगा, अटल इंक्यूबेशन सेंटर का एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, जिससे कि जो है स्टूडेंट्स जो हैं जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने, नए नए स्टार्टअप्स खुलें। इस चीज़ को बढ़ावा देना अटल इंक्यूबेशन सेंटर का काम है। अभी तक पूरे इंडिया में लगभग 70 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन का ये 2 पार्ट हैं, एक स्कूल स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, दूसरा जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करता है। एक का एम है इनोवेशन को बढ़ावा देना और क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना, दूसरे का एम है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, जिससे कि स्टार्टअप्स खुलें, जिससे कि जॉब ज़्यादा प्रोवाइड करें, जॉब प्रोवाइडर बने बच्चे। तो ये हो गया अटल इनोवेशन मिशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 7E। 7E एक नीति आयोग का फॉर्म जो है, एक नीति आयोग का प्रोग्राम है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको दिखाता है।
कैसे दिखाता है ये जो है। साथ ही प्रोग्राम हेल्प करता है 3 स्टेट्स को उनका स्कूल जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने में, इम्प्रूव करने में मदद करता है। कौन है वो 3 स्टेट्स? उड़ीसा, एमपी और झारखंड। नीति आयोग का ये एम है, यह नीति आयोग का ये मकसद है 7E प्रोग्राम के तहत कि ये 3 स्टेट्स हैं उड़ीसा, एमपी, झारखंड, इनको मॉडल स्टेट्स बनाना है स्कूल एजुकेशन के सेक्टर में। मतलब स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, टीचर्स की ट्रेनिंग है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका इनरोलमेंट रेशियो है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का इनरोलमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने आएँ और उनका रिजल्ट अच्छा रहे। टीचर्स को ट्रेनिंग देना हो चाहे या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, सारी चीज़ों में इन 3 स्टेट्स को, उड़ीसा, एमपी, झारखंड को मॉडल स्टेट बनाना है। यही है 7E प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। एक ह्यूमन कैपिटल है एजुकेशन, उसके लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए सस्टेनेबल एक्शन नीति आयोग के, ये है 7E और लॉन्च हुआ 2017 में। इसका मकसद है 3 रोल मॉडल स्टेट तैयार करना, झारखंड, एमपी और उड़ीसा। ओके, तो ये हमने देख लिया तीसरा प्रोग्राम नीति आयोग का। ये मेन ही 3 प्रोग्राम हैं नीति आयोग के, और रिपोर्ट्स हैं बहुत सारी, वो रिपोर्ट देख लेते हैं हम। इन रिपोर्ट्स में पहली रिपोर्ट है हमारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ये रिपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइड वाटर जो डेटा है उसको कलेक्ट करता है। सेकंड है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसमें सारी स्टेट्स की एक इंडेक्स बनाया जाता है, कौन सा स्टेट की एक्सपोर्ट पॉलिसी ज़्यादा अच्छी हैं, कौन का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस इन्वायरमेंट किस स्टेट में ज़्यादा अच्छा है, और परफॉर्मेंस कहाँ ज़्यादा अच्छी है। उन सारी स्टेट्स की इन 4 चीज़ों को देख के एक रैंकिंग तैयार की जाती है। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, नीति आयोग निकालता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी निकाला जाता है नीति आयोग के द्वारा। इसका मतलब, इसका काम होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, जो कि हर साल निकाला जाता है, उसको, उसमें इंडिया की पोजीशन को और सुधारना, ये काम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का। अभी इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लगभग 46 रैंक है 2021 के अकॉर्डिंग। इसको और ज़्यादा सुधारना है। वैसे बहुत ज़्यादा सुधारा जा चुका है, कुछ साल पहले 80 में रैंकिंग थी इंडिया की, अब 46 में आ गई है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का ये काम है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाना इंडिया की पोजीशन में। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है नीति आयोग की, वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या देखता है? जो भी डाइवर्स फॉर्म जो होता है पॉवर्टी का, जिसमें एजुकेशन भी आ जाता है, जिसमें न्यूट्रिशन भी आ जाता है आपका, इसमें आपका लिविंग, ईज ऑफ लिविंग भी आ जाता है। ओके, ऐसी और भी चीज़ें होती हैं। हर सेक्टर की एजुकेशन जो होती है उसको एक कंपोजिट तरीके से, एक बृहद तरीके से देखना और उसका एक इंडेक्स तैयार करना सारे स्टेट्स का, वो इसका काम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। उसके बाद SDG इंडिया इंडेक्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं, जो हर कंट्री को अचीव करने हैं 2030 तक, ये SDG जो हैं हर कंट्री को अचीव करने हैं और इंडिया को भी अचीव करने हैं, जो कि इंडिया कर भी रहा है। इस चीज़ को इंडिया में कौन मैनेज कर रहा है? नीति आयोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है SDG, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको अचीव करना, और अचीव करने के लिए क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ये पूरा काम नीति आयोग देख रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कोई भी काम हो इंडिया में, वो नीति आयोग देख रहा है। कैसे उनको अचीव करना है, कहाँ तक अचीव कर लिया है, किस स्टेट ने कितना जो है अपना सहयोग दिया है इनको अचीव करने में, ये चीज़ नीति आयोग देख रहा है। और SDG इंडिया इंडेक्स जो है, ये इसी चीज़ को बताता है कि कौन सा स्टेट
कितना कंप्लाई कर रहा है एसडीजी को अचीव करने में, मतलब पॉवर्टी को कम करने में, एजुकेशन को बढ़ाने में, हंगर को कम करने में, आपका क्लीन वाटर प्रोवाइड करने में, जेंडर गैप रिड्यूस करने में, इन सारी चीज़ों में 17 जो एसडीजी हैं उनको अचीव करने में किस स्टेट का कितना भागीदारी रही है, वो चीज़ को एसडीजी इंडिया इंडेक्स बताता है एक रैंकिंग के फॉर्म में। तो ये भी नीति आयोग की एक रिपोर्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हो गई हैं नीति आयोग की। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, इनोवेशन इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई भी बोलते हैं इसको, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हो गई हैं। अब आगे देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं इसके नीति आयोग के ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के जो हैं वाइस चांसलर कौन है, तो उस टाइम तो नीति आयोग के वाइस चांसलर राजीव कुमार थे, अभी चेंज हो गए हैं। तो लेकिन हो सकता है कि इस साल पूछ लें क्वेश्चन, इसलिए आपको प्रिपेयर तो करके जाना ही है। तो ये टोटल हमारा नीति आयोग का कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह जारी रखें आप। थैंक यू।